हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो इस एक्सरसाइज 6.3 में पिछले लेक्चर में हमने पूरा थ्योरी कवर किया था इसका कि कैसे क्या आता है और अच्छे से क्वेश्चंस भी किए थे उसके अंदर। ठीक है, तो आज मैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का करवा देता हूँ और कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, की कंसेप्ट जो कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। कोई भी कर्व हो, कोई भी ग्राफ हो, जैसे समझो कि ऐसा कुछ ग्राफ है अपने पास में। ठीक है, ऐसा रैंडम कोई ग्राफ है, फंक्शन का भी हो सकता है, विदाउट फंक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई रिलेशन का भी ग्राफ हो सकता है। तो जैसे समझो कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं, पी पॉइंट ले लेता हूँ, और ये जो ग्राफ है समझ लो कि ये वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का है। ठीक है, कोई भी कैसा भी एक्सप्रेशन है, कैसे भी कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी एक्स और वाई में उसका ग्राफ बनाने के लिए, और ये जो पॉइंट पी है ये समझ लो कि ये है एक्स नोट कोमा वाई नोट, ये कोई कांस्टेंट कोई फिक्स पॉइंट है यहाँ पर। अब इस पर टेंजेंट का मतलब तो सब लोग जानते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि किसी पॉइंट पर किसी कर्व को टच करके निकल जाए बस। तो ऐसे जो लाइन बनेगी इस प्रकार, ये क्या हो जाएगी? ये टेंजेंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट। ठीक है, लेकिन एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? एक तो होता है मतलब सामान्य, है ना, एकदम साधारण चीज़। एक होता है नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर बनाना। तो अब कर्व पे इस पी पॉइंट पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब एक चीज़ मैं अगर ऐसे कंपैरिजन वाइज बताऊं तो जो पॉइंट पी ना, 8 पॉइंट पी, पी क्या है अपना? एक्स नोट कोमा वाई नोट है। एक में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ, उससे आपके ना सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके। होता क्या है, इस पॉइंट पी पर आप देखोगे ध्यान से, ये कर्व, रेड वाला कर्व और ये जो ब्लू वाली जो लाइन है ना टेंजेंट, ये इस पॉइंट पी पर एक क्षण के लिए, एक बस ऐसे समझ लो कि बहुत कम जगह के लिए ये दोनों है ना आपस में पैरेलल हो जाते हैं। एक बार ये नॉर्मल भूल जाओ कि ऐसी कोई लाइन है। आप देखो इस पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, ये टेंजेंट और ये जो कर्व है ना, एक टाइम के लिए, मतलब एक थोड़ी सी देर के लिए क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो पॉइंट पी पर क्या होगा? ये जो कर्व है वो और जो इसकी टेंजेंट है वो क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये टेंजेंट कर्व को टच कर रही है, साथ में उस पॉइंट पे थोड़ी सी देर के लिए पैरेलल भी हो जाती है। और एक और चीज़, ये जो कर्व है ना, कर्व उसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो कर्व के परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ आप कभी भी मत भूलना। टेंजेंट जो होती है उस पॉइंट पी पे, जैसे पॉइंट पी क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना। आपको याद है वो 10th क्लास में हम सर्कल बना के फिर वो टेंजेंट खींचते थे। तो टेंजेंट कहाँ पे बनता है? उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कर्व और ये जो टेंजेंट है ये दोनों तो होते हैं पैरेलल, और जो नॉर्मल होता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर। नॉर्मल कर्व के परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे 11th क्लास का टच यहाँ पे लाऊंगा। देखो दोस्तों, जैसे टेंजेंट है ना, टेंजेंट इसकी स्लोप समझ लो कि इसकी स्लोप है m1, और जो नॉर्मल है ना इसकी स्लोप क्या है? m2। अब आपको लग रहा है कि यार टेंजेंट और नॉर्मल ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, कर्व और नॉर्मल ये भी परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, उनकी कंडीशन क्या होती है? m1 m2 बराबर -1। याद है ये? परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है ना वो -1 होता है। ऐसे ही पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल चीज़ों में स्लोप बराबर होती है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट की स्लोप है, मान लो कि ये m1 है, इधर भी हमने m1 मानी है। जो कर्व की स्लोप है इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। नॉर्मल की स्लोप क्या है? m2 है। इसकी स्लोप क्या है? m2 है। कर्व की स्लोप क्या होगी? हमने देखा अभी तक, हमने क्या क्या देखा, जैसे पिछला जो टॉपिक था ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी यही चीज़ बताता था कि यार जो ये हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं ना, डिफरेंशिएशन करके जो निकालते हैं, जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअली कर्व का क्या होता है? एक स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है ना। dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है। वो किसका स्लोप है? जैसे हम इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर्व की स्लोप आ जाएगी। तो कर्व की स्लोप क्या होगी? dy बाई डी एक्स होगी। कर्व की स्लोप होगी dy बाई डी एक्स। लेकिन dy बाई डी एक्स तो एक फॉर्मूला होता है, एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इन दी सेंस ऐसे समझ लो, जैसे कर्व है ना, कर्व ऐसे, तो ये देखो यहाँ पर ये कर्व ऐसे यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा फ्लेट होता जा रहा है।
तो यहाँ पर जो स्लोप है ना इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे स्लोप कम हो गई, फिर यहाँ पे स्लोप कम हो गई, कम हो गई, है ना। जैसे ढलान, इसकी चढ़ाई कम हो रही है, इसका मतलब स्लोप कम हो रही है। तो ये एक टाइप है ना, स्लोप बदल रही है, जगह 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 स्लोप बदल रही है। तो आप ऐसे जैसे dy/dx निकालोगे ना, तो ये समझ लो कि जैसे x के अंदर आ गया 2x आ गया, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बन जाएगा। तो ये जैसे ऐसे है, कोई ना कोई x के एक्सप्रेशन में है, तो ये एक टाइप का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हमें अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट की जो x की वैल्यू है ना वो इसके अंदर डाल देनी है। समझ गए मेरी बात। अगर हमें स्लोप इस पॉइंट पे निकालनी है तो इसका जो x या y जो भी है उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। समझ गए। तो ऐसा यहाँ पर होगा, हमें P पॉइंट पे स्लोप चाहिए ना, P पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो हम यहाँ पर P पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट है ना वो डाल देंगे। यहाँ पे ऐसे लिख दोगे x नोट कोमा y नोट, ऐसे लिख दोगे। पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम डिफरेंशिएशन करके अगर x है तो x नोट डाल देंगे, y है तो y नोट डाल देंगे, ताकि पॉइंट P पर स्लोप हमें मिल जाए। ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है, हमें क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, कर्व की इक्वेशन तो दे रखी होगी, नॉर्मल की इक्वेशन बताओ इस पॉइंट P पे। पॉइंट P मिल जाएगा आपको कर्व मिल जाएगा और पॉइंट P मिल जाएगा। आपको ये टेंजेंट बताना होगा और ये नॉर्मल बताना होगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ये टेंजेंट और नॉर्मल, ये तो लाइन है, लाइन के लिए एक तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो आपको दे ही रखा है, पॉइंट दे रखा है। अब देखो पॉइंट P है ना, तो ये टेंजेंट भी उस पॉइंट P से गुजर रही है, नॉर्मल भी उस पॉइंट P से गुजर रहा है, तो ये पॉइंट P इन दोनों के लिए काम में आ जाएगा। फिर एक लाइन के लिए हमें चाहिए स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, कर्व हमें दे रखा है कर्व, तो कर्व का डिफरेंशिएशन करके ये जो x नोट y नोट है ना उसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा कि स्लोप मिल जाएगी, कर्व की स्लोप मिलेगी। वो क्या मिलेगी, कर्व की स्लोप मिलेगी। ठीक है। फिर ये जो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इस कंसेप्ट से हम टेंजेंट की स्लोप भी निकाल लेंगे और हम नॉर्मल की स्लोप भी निकाल लेंगे। देखो टेंजेंट और कर्व पैरेलल है तो m1 बराबर ये है ना, इन दोनों की स्लोप आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, dy/dx और यहाँ पे x नोट कोमा y नोट। ठीक है। और नॉर्मल और ये जो टेंजेंट ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर नॉर्मल और कर्व परपेंडिकुलर है, तो उस केस में ये जो m2 है, m2 वो इस तरीके से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में हम ऐसे निकालते हैं, तो यहाँ से m2 निकाल लेंगे, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/m1। m1 की वैल्यू ये है तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/m1। m1 की वैल्यू ये डाल दूंगा मैं, dy/dx एट x नोट कोमा y नोट। ठीक है। ये लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या है कि आप समझ रहे हो, वो उस खास पॉइंट पे x नोट कोमा y नोट पर ये टेंजेंट की वो स्लोप है ये। ठीक है, कर्व की स्लोप है। तो इतनी थ्योरी अपने लिए सफिशिएंट है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन घुमा सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्सरसाइज 6.3। इसमें बोला है फाइंड दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दी कर्व। ये कर्व दे रखा y = 3x4 - 4x एट x = 4। ये किसी खास पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है। इसका जैसा भी डायग्राम बनता हमें क्या बताना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, कर्व की स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएशन से, और जो टेंजेंट की स्लोप होती है ना, वही डायरेक्ट कर्व की स्लोप के बराबर होती है, क्योंकि टेंजेंट और कर्व आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो हमें dy/dx निकाल के उसमें x नोट y नोट रख देना है। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है तो आप टेंशन मत लो, x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखो एक बार निकालो तो सही यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कर्व की स्लोप वो निकाल लेते हैं ना, स्लोप ऑफ कर्व। तो वो क्या हो जाएगी, dy/dx इक्वल टू, हमें इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो x4 का डिफरेंशिएशन में 4 आगे जाएगा, तो 3 तो पहले से ही, और 4 क्या हो जाएगा, 12x3। फिर यहाँ पे माइनस 4x का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 4 तो कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये स्लोप ऑफ कर्व है, ये ऐसे फॉर्मूला टाइप का आ गया। यहाँ तो x की वैल्यू पड़ी है अभी भी। तो किसी खास पॉइंट पे हमें अगर कर्व की स्लोप निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, जैसे x की वैल्यू 4 है ना, तो 4 इसमें डाल देंगे, तो ऐसा हो जाएगा स्लोप ऑफ कर्व एट x = 4। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे x बराबर 4, ये लिखने का तरीका हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 उठा के इसमें डाल दो, तो क्या बनेगा, ये काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे देखो x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब -4, ऐसा बन गया। इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये 12, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 12 मल्टीप्लाई में है -4, तो 12 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो
12 4 जा कितना हो गया, 12 4 जा हो गया अपना 48, और 12 6 जा कितना हो गया 72, इनको जोड़ लेते तो ये कितना हो गया 768, उसमें से 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 764 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि यार कर्व की जो स्लोप होती है वही टेंजेंट की स्लोप के बराबर होती है, क्योंकि कर्व और टेंजेंट क्या, कर्व और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट कर्व को टच करके जाती है ना, तो वो पैरेलल ही हो जाती है उस पॉइंट पर। तो क्या हो गया, ऐसा बोल देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना, कर्व की स्लोप कितनी 764, ये दोनों आपस में बराबर ही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, ये कर्व दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2। अब इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है वो तो ये है एट x इक्वल टू 10, x बराबर 10 पे हमें बताना है। x इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो डोमेन के लिए है। ये नीचे की तरफ अगर हम 2 रख देंगे ना, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी होती है, उसकी टेंशन नहीं है। तो इस पर बताना मैं, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो यार y है, ये u अपॉन वी टाइप का पैटर्न है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और जो नीचे वाला नंबर है ना वो उसके बगल में चुपचाप बैठा रहेगा। फिर ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, समझ गए ना, x का 1 हो जाएगा और माइनस 2 का 0 हो जाएगा, और इनके बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इतना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। सोल्व करना चाहो तो कर लो, चलो कर लेते हैं। ये हो गया x माइनस 2 माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x कट गया, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये कर्व की स्लोप है, किसकी स्लोप है, कर्व की स्लोप है ये। जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसे मानने लग जाते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब टेंजेंट की ही स्लोप है, होती है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट सा, मतलब आप चीज़ों को समझोगे ना, पहले डी वाई बाई डी एक्स मतलब कर्व की स्लोप आती है, फिर कर्व और टेंजेंट पैरेलल होते हैं, इस वजह से कर्व की स्लोप ही टेंजेंट की स्लोप के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू यहाँ पे स्लोप ऑफ कर्व बराबर, स्लोप ऑफ कर्व क्या है, ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें डालना क्या है, हमें कहाँ पे चेक करना है, x बराबर 10 पे चेक करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा एट एक्स इक्वल टू 10, तो यहाँ पर भी एट एक्स इक्वल टू 10, और यहाँ पे ऐसा जाएगा एट एक्स इक्वल टू 10। इसमें 10 रख दो तो आंसर क्या जाएगा, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 64 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आंसर बन गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है क्वेश्चंस के लेवल में, वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो यार x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा, तो इसका मतलब x बराबर 2 ही तो हो गया। ठीक है, वहाँ पर भी वही बात थी, ये x बराबर 10 दे रखा था ना, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट दे रखा था किसी पॉइंट का, वो 10 था। ठीक है, अब थोड़ा सा वो लैंग्वेज चेंज करके या समझ लो आसान या थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन बात वही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होती है, स्लोप ऑफ कर्व के, क्योंकि टेंजेंट और कर्व पैरेलल होते हैं। और ये स्लोप ऑफ कर्व क्या है, ये 3x स्क्वायर माइनस 1। हमें कहाँ पे चाहिए, एट जिसका x कोऑर्डिनेट क्या हो, 2 हो, एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे डंडा लगा के हम बोल देंगे x बराबर 2, तो इसके अंदर 2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 4 थी, अब 12, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। तो ये होगी उस टेंजेंट की स्लोप जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है उस पॉइंट का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो ये भी सेम क्वेश्चन है ना, ये क्या है, सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उनके जैसा ही है, तो आप इसको खुद से ट्राई कर लेना, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हो ना, कोई टेंशन नहीं है।
हम इसको अभी ट्राई नहीं करने वाले। बस कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स निकालो और उसके अंदर x बराबर 3 रख देना, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अब आया है। इसमें देखो क्या बोला है, फाइंड दी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इस बार हमें टेंजेंट के बाद में नॉर्मल की स्लोप भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला, टू दी कर्व। कर्व देखो किस प्रकार दे रखा है कर्व, ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे दे रखा है। तो वैसे हमने पिछले लेक्चर में ये पैरामीट्रिक फॉर्म में देखो, एक्स है थीटा की फॉर्म में, वाई भी थीटा की फॉर्म में, तो ऐसा हमने पहले किया भी था कवर, ठीक है, उसके अंदर थ्योरी के अंदर। तो आज इसको इस एक्सरसाइज में आ गया तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। पहली चीज़ ये कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कि यार ये कैसे है। ये है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, एक्स और वाई ना आपस में डायरेक्ट फ्रेंड नहीं होते हैं। ये थीटा, थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। एक्स का फ्रेंड भी है थीटा और वाई का फ्रेंड भी है थीटा। यहाँ पे जो ए है वो तो कांस्टेंट है, एक्स थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है और वाई भी थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब दोनों को किस की टर्म्स में लिखा गया है, थीटा की टर्म्स में लिखा गया है। जनरली जैसे ये इक्वेशन है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं है ना। इसमें एक्स और वाई दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, किसी दूसरे पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। और यहाँ पे कोई खास पॉइंट के लिए, कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल पॉइंट के लिए थीटा दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, π/4। तो जैसे हम इनके अंदर ऊपर वाले क्वेश्चंस में x बराबर 3, x बराबर 2 लास्ट में रखते थे ना, वैसे थीटा बराबर π/4 हम लास्ट में रख देंगे। हमें यहाँ पे स्लोप बतानी है। तो देखो लगते हैं काम पे। आंसर क्या होगा, सबसे पहले यार देखो बात ये है, जैसे कि अभी हम थ्योरी देख रहे थे ना, तो हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए। नॉर्मल और जो कर्व होते हैं ना आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल निकालो या टेंजेंट निकालो, हमें कर्व का डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ता है। कर्व का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स हमें निकालना ही पड़ता है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसमें। तो अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये। तो हमें जब डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था ना, डेरिवेटिव निकालना, उस चीज़ का यहाँ पे एप्लीकेशन है। उसको देखो लगाओ कैसे लगाएंगे। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy मतलब y और x तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है नहीं, तो y है थीटा की टर्म्स में, तो हम y का डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा की टर्म्स में, क्या, dy बाई डी थीटा। x भी थीटा की टर्म्स में, तो x का भी हो जाएगा dx बाई डी थीटा। तो ऐसे हम इनको ऊंचा ऊंचा करके नीचे डी थीटा दोनों में लगा देते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो ना, ये है सिंपल हो गया। इसको कट करोगे तो वापस ये आप पालोगे, तो वापस ऐसा बना के y की वैल्यू डाल दो इसमें। तो y की वैल्यू क्या है, a साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। फिर ये जो मेन डिवीजन है ना, ये वाला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे क्या आएगा, x की जगह ये आ जाएगा डी, x की जगह आ जाएगा a कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ए तो आ जाएगा बाहर, साइन क्यूब थीटा सबसे पहले क्यूब का होगा, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सबसे पहले साइन का होगा, क्योंकि साइन क्यूब थीटा का मतलब ये है साइन थीटा का होल क्यूब। तो हम यहाँ पे ना चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेन रूल। कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो होल क्यूब है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो होल क्यूब का क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x² होता है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया जाएगा, 3x² मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो अभी हमने बस क्यूब का किया है, मल्टीप्लाई बाई क्यूब का हो गया। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर क्या मिला हमें, साइन मिला। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम कंप्लीट किया इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई। नीचे क्या है, ए कोस क्यूब थीटा, और ये ऐसे है। तो ए तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। सबसे पहले कोस क्यूब थीटा, तो पहले क्यूब का करेंगे, क्योंकि क्यूब मतलब होल क्यूब है ये। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्यूब का हो गया। अब करेंगे कोस थीटा का। तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस आता है यहाँ पर। तो कटिंग वगैरह कर लो, ए से ए कट गया, 3 से 3 कट गया। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कोस थीटा, यहाँ पे ऊपर एक कोस थीटा, नीचे कोस स्क्वायर है तो एक काट देगा। ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा एक काट देगा। बचा क्या यहाँ पर, तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स का। ऊपर एक साइन बच गया, साइन थीटा, नीचे कोस स्क्वायर था ना, तो कोस बच गया, कोस थीटा। और ये जो माइनस का साइन है ना, ये भी यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या बचा, माइनस का टेन थीटा बच गया, माइनस का टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की गई है, थीटा बराबर π/4। अब आप चाहो तो थीटा बराबर π/4 यहीं पे रख दो, या फिर चाहो तो थोड़ी देर बाद में रख देना। मैं यहीं पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट
थीटा इक्वल टू π/4 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा -tan थीटा की जगह क्या डाल देंगे π/4 डाल देंगे। तो ऐसा आ गया -tan π/4, tan π/4 होता है 1 है ना, tan 45 डिग्री, तो माइनस का 1 आंसर इसका बन जाएगा। ये जो -1 है ना, ये क्या है, ये dy/dx की डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वो कर्व की स्लोप होती है या फिर वो टेंजेंट की स्लोप होती है, स्लोप ऑफ कर्व या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, बात बराबर ही है। नॉर्मल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि यार जो नॉर्मल होता है और जो टेंजेंट होती है या फिर कर्व होता है वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी स्लोप अगर m2 है, इसकी स्लोप अगर m1 है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, m2 इंटू m1 बराबर -1 का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो अगर मैं नॉर्मल की स्लोप अगर m2 निकालूंगा, m2, तो वो क्या हो जाएगा -1/m1 हो जाएगा। और ये जो अभी हमने निकाला है वो तो m1 है, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप है वो तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दो या कर्व बोल दो, आंसर इनका एक ही है। तो यहाँ पे -1 नीचे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह जो भी अभी ने निकाला वो -1 है, तो -1/-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, 1 बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 - a sin थीटा एंड y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। ये तो क्या है, एक पॉइंट दे दिया हमें, कोई खास पॉइंट दे दिया, यहाँ पर हमें नॉर्मल की स्लोप पता करनी है। तो फिर से x बराबर ये थीटा की टर्म्स में है, y भी थीटा की टर्म्स में है, ठीक है। तो x और y डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या है, ये फिर से क्या दे दी हमें, एक पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम dy/dx तो निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इस dy को थोड़ा ऊंचा कर देते dy और नीचे लगा देते d थीटा, और जो dx है उसको भी ऐसा ऊंचा करके नीचे लगा देते d थीटा, वापस d थीटा से d थीटा कट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा। खैर ऐसा क्यों किया, ताकि हम आसानी से यहाँ पे dy/dx निकाल सकें। तो y की वैल्यू डाल देंगे, ये b cos स्क्वायर थीटा, तो d यहाँ पे आ जाएगा b cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई d थीटा डिवाइड बाई, ये जो डिवीजन है ना ये यहाँ पर लगाया मैंने। अब यहाँ पे x है ना, dx/d थीटा, तो dx, x की वैल्यू क्या है, ये 1 - a sin थीटा डिवाइड बाई d थीटा। सोल्व करते हैं ऊपर वाला थीटा की टर्म्स में, b तो कांस्टेंट है, a और b वगैरह ये सब जो होते हैं ना पैरामीटर होता है, t r थीटा, जनरली ये चीज़ें होती है पैरामीटर। बाकी a b c d ये सब है ना, ये कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लो, ये b है ना, b बाहर आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा है, तो यार कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं कि पहले कोस आएगा, पहले आएगा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस थीटा का होल स्क्वायर है। तो जब हम चेन रूल लगाएंगे ना, तो सबसे पहले हमें होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बाद में कोस थीटा का करेंगे। तो होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो कोस थीटा की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, तो क्या बन गया ये 2 कोस थीटा। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएशन अब होगा, ठीक है। तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा का, पहले स्क्वायर का किया फिर बाद में कोस थीटा का। अब नीचे आएंगे तो 1 - a साइन थीटा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -a तो -a साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो कटिंग वगैरह होती है वो कर लो। देखो 0 माइनस, अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको चाहो तो हटा दो यहाँ से। यहाँ पर क्या है -a कोस थीटा, तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और a तो कटेगा नहीं बस। तो dy/dx इसकी वैल्यू क्या आई, ऊपर है b 2 और ये साइन थीटा, तो ऐसा हो जाएगा 2b साइन थीटा, माइनस हटी गया, नीचे a था वो a यहाँ पे बच गया, और बाकी सारी चीज़ें हटी गई। ये जो स्लोप है वो किसकी स्लोप है, ये स्लोप है स्लोप ऑफ कर्व। जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कर्व की स्लोप बोल दो या फिर उसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दो, बात बराबर ही है, ठीक है। नॉर्मल की स्लोप हमें क्वेश्चन में पूछी, तो इसका हमें उल्टा करके माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे देखो क्या एक कोई खास पॉइंट दे रखा है, थीटा इक्वल टू π/4, तो एट थीटा इक्वल टू π/2 है, एट थीटा इक्वल टू π/4, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोल देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको मैं चलो m1 बोल देता हूँ, वो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये फॉर्मूला है,
इसमें थीटा बराबर पाई बाई 2 डाल देंगे तो पाई बाई 2 पर हमें स्लोप मिल जाएगी। क्या हो जाएगा 2b साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 डिवाइड बाई ए। अब साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, वो 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 2b बाई ए आया। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2b बाई ए है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वही 8 इक्वल टू थीटा बराबर पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1/m1, है ना, मतलब टेंजेंट की स्लोप का उल्टा और माइनस, यही तो होता है परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ -1/m1 की जगह ये डाल देंगे 2b बाई ए, तो ए नीचे ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा -a/2b, -a/2b, ऐसा बन गया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने लिख लिया है। देखो इसमें क्या बोला, ये थोड़ा सा अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, अब ज़्यादा वैरायटी और दिखने को मिलेगी। शुरुआत में तो आसान आसान थे, अभी भी आसान ही है। देखो क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल के कुछ अलग ही पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड दी पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू दी कर्व, ये कर्व दे रखा है y इक्वल टू x³ -3x² -9x, ये 9 है तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये 9x + 7 इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। मतलब हो क्या रहा है कि फाइंड दी पॉइंट्स एट विच दिस टेंजेंट, वो टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को निपटा लेते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, है ना। एक चीज़ ये तो समझ ही लियो, ये अब ये सबको पता होना चाहिए ऐसी चीज़। यहाँ पर मैं आपको रफ में बताता हूँ, देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भाई ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। तो कोई भी लाइन है ना, एक्स वाई जेड कोई सी भी लाइन हो, वो अगर हॉरिजॉन्टल है, कैसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे, तो या फिर इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो या फिर इसको आप एक्स एक्सिस के पैरेलल भी बोल सकते हो। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो होगा क्या कि जैसे एक्स एक्सिस है या फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनकी इक्वेशन होती है वाई बराबर कांस्टेंट टाइप की, और इनकी जो स्लोप होती है ना, स्लोप वो 0 होती है इनकी, है ना। ये हम 11वीं क्लास में भी देख चुके हैं। वाई बराबर कांस्टेंट, अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो स्लोप हो गई ना 0 के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है ना, उनकी स्लोप 0 होती है। दूसरी चीज़ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी लाइन की स्लोप होती है m बराबर tan थीटा। तो अगर कोई चीज़ पैरेलल है तो पैरेलल है, तो वो जो थीटा होता है ना, वो थीटा आप 0 भी ले सकते हो, थीटा आप 0 भी ले सकते हो या फिर 180 डिग्री भी ले सकते हो। तो tan 0 भी 0 होता है और tan 180 भी 0 ही होता है। तो कई सारे तरीके आप समझ गए। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी जो स्लोप होती है वो 0 होती है। ऐसे ही अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन जो होती है ना, वर्टिकल जो कि अपने वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसकी जो स्लोप होती है वो होती है इन्फानाइट। उसकी स्लोप क्या होती है, इन्फानाइट होती है, क्योंकि वो अगर tan थीटा से समझ रहे हो तो थीटा होता है ना, वो 90 डिग्री हो जाता है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, ऐसे ये 90 डिग्री हो जाएगा ये, तो उसकी स्लोप 90 इन्फानाइट होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि टेंजेंट जो है ना, वो इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0 होगी। जो भी चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप 0, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को लीड करते हैं। देखो फाइंड दी पॉइंट, हमें पॉइंट पता करने, वो पॉइंट पता करने जहां पर बनाई गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरे शब्दों में हमें वो पॉइंट पता करने जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले y क्या है, y है अपना x³ -3x² माइनस ये 9x + 7, ठीक है। स्लोप के लिए, है ना, स्लोप के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx क्या बन जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 3x² का डिफरेंशिएशन 2 इस 3 के पास आ जाएगा तो बन जाएगा 6x बन जाएगा, 9x का 9 बन जाएगा, +7 का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना dy/dx। ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल दो या स्लोप ऑफ कर्व बोल दो। फर्स्ट टाइम जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्लोप ऑफ कर्व या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल देता हूँ, ठीक है। ये है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये एक तो हमने खुद से निकाला है
और एक क्वेश्चन में भी एक कंडीशन दे रखी है कि वो टेंजेंट जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट है 0, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, है ना। हम एक तो हमने खुद से निकाला और एक क्वेश्चन में दे रखा, तो दोनों को चीज़ों को बराबर रख देंगे ताकि हम आगे जो चीज़ें पूछी ना वो निकाल सकें। तो दिस इज इक्वल टू 0, ये हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, या फिर ऐसा समझ लो कि ये गिवन है इसलिए मैंने ये चीज़ पुट की है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें बताने पॉइंट्स, फाइंड दी पॉइंट्स। जो पॉइंट होते हैं ना वो होते हैं एक्स कोमा वाई इस टाइप के होते हैं, है ना, एक्स कोमा वाई इस टाइप के होते हैं। तो किसी भी पॉइंट का हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निकालने हैं। पॉइंट मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, जहाँ पर भी स्लोप 0 के बराबर होगी, तो देखो यहाँ पे x फंस गया ना, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x की वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये प्लान है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगले पेज में लिखता हूँ मैं इन चीज़ों को। तो देखो अभी तक ऐसा हुआ, इस dy/dx की वैल्यू ये थी, इस जिसको हमने 0 के बराबर रख दिया, गिवन है ये चीज़। तो अब मैं इसको ही लिख लेता हूँ 3, ऐसा इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा x² माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2x, यहाँ पे -3 बराबर 0। इस 3 को तो हटा दो यहाँ से, ये क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक सोल्व कर लेंगे, तो x² माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस 2x को 3x माइनस का 3x और प्लस का x -2, ऐसे ये माइनस का 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक है, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर रहा हूँ मैं सोल्व। कॉमन ले लेंगे x तो बच जाएगा x -3, कॉमन ले लेंगे 1 तो बच जाएगा x -3 बराबर 0। तो एक तो हो गया x -3, एक आ गया x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से -1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3 ये उठा के कर्व में डालेंगे, है ना। इस स्लोप में मत डालना, स्लोप में डालोगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा। कर्व उठाओ, हमें पॉइंट बताना, पॉइंट मतलब x और y कोऑर्डिनेट। तो एक बार ये कर्व की इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि y कोऑर्डिनेट मिल जाए। कर्व की इक्वेशन अपने पास में ये है, y = x³ - 3x² - 9x + 7, ये 9 है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन कर लेते हैं। तो y = कितना हो जाएगा 3³ माइनस 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 9 × 3 + 7। देखो ये हो जाएगा 27, ये भी हो जाएगा 27, 27 ये कट जाएंगे आपस में, ये माइनस का 27 + 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया x, ये y कितना 3, -20, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैं इधर निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेके -1 लेके, x की वैल्यू -1 इस कर्व में डाल देता हूँ, इस कर्व में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा y बराबर -1 का क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3 -1 का स्क्वायर, फिर ये -9 × -1 + 7। सोल्व करें तो y बराबर ये हो गया -1, -1 का क्यूब माइनस हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये -3 का -3 ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 9 और प्लस का 7, तो कितना बचेगा यार 9 और 7 कितना हो गया 16। 16 में से ये 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू 12 है जब x की वैल्यू क्या है -1। तो अगला पॉइंट क्या मिल गया हमें, अगला पॉइंट मिल गया -1,12, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार बन गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन दी कर्व। ये देखो फिर से एक पॉइंट पता करने वाला हो गया, तो हमें वही बताना है x, y इस टाइप से बताना है। तो क्या बोला है, एट विच, कर्व दे रखा है, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू। देखो ये पैरेलल दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, ये सारी चीज़ें स्लोप की तरफ इशारा करती है। एक टाइप से आपको स्लोप दे रखी है घुमा फिरा के, और एक टाइप से हम खुद निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन से, दोनों को बराबर रख देंगे। तो क्या बोला, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दी कोड। तो टेंजेंट और इस कोड की स्लोप बराबर हो जाएगी। वो कोड क्या है, जॉइनिंग दी पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोड की स्लोप निकाल लेते हैं। क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दी कोड जॉइनिंग दी पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ कोड। तो कोड की स्लोप क्या हो जाएगी, देखो 2 पॉइंट्स है ये और ये, जैसे करते हैं ना हम x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर समझ लो कि x2 y2 ये है दूसरा वाला और x1 y1 पहला वाला है। तो y2 - y1 ऊपर आ जाएगा y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो 4 - 0। नीचे आ जाएगा x कोऑर्डिनेट्स का अंतर
4 माइनस टू, तो ऊपर 4 माइनस जीरो 4 हो गया, नीचे 4 माइनस टू 2 हो गया। काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा। तो इस कोड की स्लोप क्या हो गई, 2 हो गई। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि यार जो कोड है वो और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। तो इन दोनों की स्लोप भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। m1 बराबर क्या हो जाएगी, m2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो कितनी है, कोड की स्लोप है 2, तो टेंजेंट की स्लोप भी 2 हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो टेंजेंट की स्लोप हमने कैलकुलेशन करके 11th क्लास की नॉलेज के हिसाब से हमने निकाल ली है 2। अब हम 12th क्लास की नॉलेज लगाएंगे। क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट ऑन दी कर्व y इक्वल टू दिस एट विच टेंजेंट क्या है, 2 के बराबर है। तो हमें डिफरेंशिएशन करके इसका डिफरेंशिएशन करके खुद से एक स्लोप निकाल लेंगे। तो अब 12th क्लास की नॉलेज लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्व क्या है अपना, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूँगा, dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, स्लोप होगी। स्लोप ऑफ वॉट, कर्व लिख दो या फिर टेंजेंट लिख दो। कर्व लिखूंगा फिर टेंजेंट लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट टेंजेंट ही लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो 2 आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले होल स्क्वायर का मतलब 2 आगे आ जाएगा ना, और ये x माइनस टू बच जाएगा। तो होल स्क्वायर का कर दिया। अब हम अंदर जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और -2 का 0 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक टेंजेंट की स्लोप 2x माइनस टू, और ये टेंजेंट की स्लोप इस टाइप से गिवन है। इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखो इनका LHS बराबर है, तो RHS मतलब ये और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो इसका क्या है, 2x माइनस टू, इधर से क्या आया 2, ये दोनों बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा तो x माइनस टू बराबर 1 बच जाएगा। तो यहाँ से x बराबर ये -2 है ना, ये उधर चला जाएगा तो 3 बन जाएगा, 2 + 1 3 आ गया। हमें पूरा एक पॉइंट बताना है यार। पॉइंट बताना तो हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। तो x तो मिल गया हमें 3, y कोऑर्डिनेट कैसे लाएंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, ये कर्व की इक्वेशन है ना, इसमें हम x कोऑर्डिनेट जो हमें मिला है वो डाल देंगे। तो y बराबर कितना है, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ये जो 3 है ना, 3 इसमें मैं डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y बराबर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोले तो एक का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो अब फाइनली हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट यहाँ से क्या मिला हमें, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो 3,1 ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो वो भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये कर्व दे रखा है, वही फाइंड पॉइंट वाला क्वेश्चन है। पिछले 2 क्वेश्चन से यही करते आ रहे हैं। इसमें क्या बोला, एट विच द टेंजेंट इज, अच्छा यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन ही दे रखी है, y बराबर क्या, x माइनस 11 ऐसा है। तो कुछ बच्चे देखो क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि यार जैसे ये कर्व है, कर्व का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ऐसा आप भी सोच सकते हो ना, ऐसा आइडिया तो आ ही सकता है। जैसे ये कर्व है, कर्व समझ लो ऐसा हो गया, और जो टेंजेंट है ना y बराबर x माइनस 11, ये समझो कि ऐसे बन गई ये टेंजेंट, ठीक है, इस टाइप से। तो वो क्या करेंगे यार, ये एक इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन भी दे रखी है, और दोनों आपस में एक पॉइंट पे मिल भी रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें पता करना है। ये तो बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन दी कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस, है ना। ये पॉइंट P हमें पता करना है। यहीं पर इसकी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन ये दे रखी है, ये पॉइंट P हमें पता करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता करना मतलब। तो वो क्या करेंगे यार, ये कर्व और ये लाइन आपस में मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लें, सोल्व करने का मतलब जैसे हम 10th क्लास में लगाते थे ना कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। तो इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन को हम आपस में सोल्व कर लेते थे, मतलब एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन। वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू ये उठाकर हम यहाँ डाल देंगे, तो पूरी इक्वेशन x में हो जाएगी, उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसमें ना एक कैच है, वो क्वेश्चन लंबा भी हो सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो पॉइंट एक ही मिलेगा, अगर किस्मत ख़राब हुई तो ज़्यादा पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। कैसे, उसमें क्या लफड़ा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर समझो बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि ये जो कर्व है ये ऐसे घूम के वापस उठ के ऐसे चला गया, समझ गए मेरी बात, और आप जो टेंजेंट बना रहे हो, हाँ ठीक है, ये टेंजेंट यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट है, लेकिन इस केस में अगर ये टेंजेंट आगे जाएगी तो यार ये पॉइंट भी तो मिल गया ना वापस, आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, है ना।
फिर वही मुश्किल बात, फिर से हमें ये टेंजेंट की स्लोप वगैरह डिफरेंशिएशन पे आना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम डिफरेंशिएशन से ही चलेंगे। इस मेथड में एक दिक्कत रहती है, बाद में हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये वाला हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, हमें चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। ठीक है, अगर आप इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करोगे ना, तो आपको इस प्रकार के टच करने वाले या कट करने वाले सारे पॉइंट मिल जाएंगे। हमें बस चाहिए एट विच पॉइंट चाहिए एट विच टेंजेंट इज दिस। ठीक है, ये टेंजेंट वाला पॉइंट चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए हमें। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम डिफरेंशिएशन ही कर लेंगे आसान तरीके से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बाद में कई इस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा, कोई कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, हमें तो दोनों ही मिलेंगे ना, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो हम उस तरीके से नहीं करने वाले, ऐसे आप खुद से ट्राई कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या रहा उसका रिजल्ट, तो फिर देखेंगे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे उसको। तो अभी मैं इसको अपने तरीके से, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो उस तरीके से कर लेते हैं। देखो टेंजेंट दे रखी है, ऐसे कर्व है, ये टेंजेंट दे रखी है क्या, y बराबर x माइनस 11, ये क्या है, टेंजेंट है। और ये अपना कर्व क्या है, y बराबर ये एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये पॉइंट P हमें पता करना है। ठीक है, ये x कुमा y है, तो ये पॉइंट P कैसे पता करें। तो देखो यार, एक काम तो वो लगा ही देंगे, हमें इक्वेशन ही दे रखी ना। अभी तक के पिछले वाले जो क्वेश्चन थे ना, दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उनमें भी ऐसा ही था, टेंजेंट की स्लोप को ना घुमा फिरा के दे रखा था कैसे न कैसे करके। तो यहाँ पर भी टेंजेंट की स्लोप दे रखी है, क्या, टेंजेंट की इक्वेशन ही दे रखी है। और किसी भी लाइन की इक्वेशन, कोई भी लाइन हो, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है। होती कि नहीं होती, किसी भी लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो m है ना, m, ये क्या होती है, स्लोप होती है, इसी लाइन की स्लोप होती है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। यहाँ पे जो, अगर हम किसी भी इक्वेशन को y बराबर एम एक्स प्लस सी इस तरीके से इस ढांचे में जचाएंगे ना, तो जो x के साथ होगा m, वो क्या होती है, इसी लाइन की स्लोप होती है। यहाँ पर क्या है, y बराबर x माइनस 11 है, y बराबर क्या है, x माइनस 11। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 11। तो ये स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। ये स्लोप क्या है, ये इक्वेशन किसकी थी, ये किसकी इक्वेशन थी, टेंजेंट की। तो ये स्लोप किसकी है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हमें दे रखी है घुमा फिरा के। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, 1 है। तो एक तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, क्योंकि स्लोप की इक्वेशन दे रखी थी यहाँ से, और एक हम टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो उसको लाते हैं, y बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 11x माइनस प्लस का 5 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या है, dy बाई डी एक्स होगा, बराबर क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस माइनस 11x का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 5 का 0 हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने खुद से निकाल ली है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे रखी थी, वो भी हमने खुद से निकाली है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन आप 2 बोल दो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ये तो है 1 बराबर, इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 11 इधर आ गया, तो 11 प्लस 1 क्या हो गया, 12 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। तो 3 इस 12 को काटेगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अच्छा, यहाँ पर भी दो वैल्यू आ रही है, देखो हम तो सोच रहे थे कि एक ही पॉइंट मिलेगा, अब यहाँ पर भी दो वैल्यू आ रही है। तो यार ऐसा कैसे हुआ, तो इसको भी अभी क्लेरिफाई कर लेते हैं, टेंशन मत लो। तो यहाँ से एक तो ले लेता हूँ x बराबर 2, और एक ले लेता हूँ x बराबर माइनस 2। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अभी थोड़ा इसको क्लेरिफाई करते हैं। x बराबर 2 और x बराबर माइनस 2 उठा के, ये किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट, तो हम जनरली क्या करते हैं, कर्व में डालते हैं, है ना। तो इस बार भी हम कर्व में डालेंगे, y बराबर क्या है, y बराबर है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो x बराबर 2 इसमें डाला तो क्या मिला हमें, y बराबर एक्स क्यूब बोले तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो y बराबर हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5। 8 और ये कितना बचेगा, ये 16 माइनस का 16 नहीं 14 बचेगा, माइनस का 14 प्लस 5, तो y बराबर माइनस 9 हो गया। तो ये पॉइंट क्या मिला हमें, एक पॉइंट मिला ये 2 कोमा माइनस 9 ये मिला।
अच्छा, अगर मैं x बराबर -2 इसमें डालूंगा और फिर सोल्व करूंगा तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा -2 का क्यूब, बोले तो -8 है ना, x का क्यूब, फिर -11 और x की जगह -2 तो प्लस का 22 हो जाएगा, +5 हो गया। तो y बराबर -8 और ये 22 यार, ये फिर से वही बात हो गई ना, ये हमें मिल जाएगा कितना, 14 मिल जाएगा प्लस का, 14 और 5 ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पॉइंट मिला हमें, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 19, ये मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, सही एक ही होगा इनमें से, क्यों, क्योंकि यार टेंजेंट तो किसी कर्व को एक ही जगह पे टच करेगी ऐसे। ठीक है, वो बात अलग है कि मान लो कर्व का ग्राफ ही कुछ इस प्रकार बन जाए, कुछ इस टाइप से बन जाए कि ऐसा टेंजेंट है तो वो आगे जाके भी टेंजेंट बन जाए, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो खैर इस टाइप का अगर आप नहीं सोचें तो हम क्या करेंगे, हमें तो डायग्राम से अब कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि डायग्राम हमने ये बनाया था उसमें तो एक ही पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन या तो दो दो पॉइंट आ गए। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। जैसे कोई कर्व है और टेंजेंट है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अगर हम ये पॉइंट पी चाहिए तो जो पॉइंट पी होगा ना वो टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट पी कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। हमने कर्व से तो इसको निकाला ही है, इन दोनों पॉइंट्स को कैसे निकाला है, कर्व से तो निकाला ही है, तो ये इक्वेशन कर्व को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। हम टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, ये है y बराबर x माइनस 11। तो ये लिख लेता हूँ y बराबर x माइनस 11। ठीक है, अब पॉइंट, पहला पॉइंट लाते हैं, 2 -9 पुट करके देखते हैं, 2 -9। तो 2 -9 यहाँ पर y की जगह -9 बराबर x की जगह 2 -11। तो देखो -9 बराबर -9, 2 -11 ये भी -9 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, दिस इज़ ओके, ये वेरीफाई हो गया। अब -2 19 ये पुट करके देख लेते, तो -2 19 ये पुट करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, x y की जगह तो 19, यहाँ पे 19 आ जाएगा, 19 बराबर x की जगह -2 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 -11 तो 19 इक्वल टू ये -13, ये तो बराबर नहीं है, इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पास हुआ, ये 2 -9, ये वाला इसका सही आंसर बन जाएगा, ये वाला नहीं हो जाएगा, ये लास्ट में आके रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है यार ये दूसरा आंसर क्यों आया, तो देखो दोस्तों ऐसा हो सकता है, हमने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से की, टेंजेंट थी, टेंजेंट y बराबर mx प्लस c जैसा बना के उसकी स्लोप निकाल ली और स्लोप को dy/dx के बराबर रख दिया। तो स्लोप क्या आई थी, एक, तो एक स्लोप वाली दो लाइंस हो सकती है ना, दो टेंजेंट्स हो सकती है, कैसे, जैसे कर्व समझो ऐसे है, ठीक है, तो आपने बनाई स्लोप 1 वाली, स्लोप 1 मतलब इस टाइप से, तो यार एक टेंजेंट यहाँ बन सकती है और एक टेंजेंट यहाँ पर भी तो बन सकती है ना ऐसे, है ना, इसकी भी स्लोप 1 है और इसकी भी स्लोप 1 है, ये m1 है ये m2 है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या पैरेलल है, दोनों टेंजेंट ही है। लेकिन अब इनमें से हमने किस चीज़ से, लास्ट में किससे वेरीफाई किया, y बराबर इस टेंजेंट की इक्वेशन से किया, तो y बराबर x माइनस 11। अब इन दोनों में से एक ही लाइन तो होगी y बराबर x माइनस 11, ये वाली थोड़ी होगी, ये होगी, स्लोप बराबर है लेकिन y बराबर x प्लस समथिंग कुछ और होगा उसके लिए। ठीक है, तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर भी क्रॉस चेक किया है। तो आई होप ये सारा फंडा आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, काफ़ी कंसेप्ट इसके अंदर आ गए हैं, क्वेश्चन आसान है लेकिन कंसेप्ट खूब सारे आ गए इसमें। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट पूछा था, कर्व की इक्वेशन दे रखी है और उस पॉइंट, क्या पॉइंट पूछा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है। तो हमने टेंजेंट की स्लोप को कर्व के डिफरेंशिएशन से जो टेंजेंट मिली उसकी स्लोप के बराबर रख दिया। ठीक है, 1 बराबर ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो 1 बराबर dy/dx की वैल्यू, इसको सोल्व किया तो x की दो वैल्यूज़ मिली, दो वैल्यूज़ के लिए मैंने दोनों ही पॉइंट्स निकाल लिए, x की दोनों वैल्यूज़ के लिए दोनों पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। दोनों पॉइंट्स कैसे निकाल ले, कर्व से। ठीक है, लेकिन टेंजेंट भी वहीं पर है जहाँ पे कर्व है, तो वो जो पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं वो टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों पॉइंट्स को हमने टेंजेंट की इक्वेशन में डाल के देख लिया, एक पॉइंट किया एक पॉइंट नहीं किया। ठीक है, वो जो पॉइंट किया वो तो यही वाला पॉइंट है, और जिसने नहीं किया वो एक्चुअली किसी और पॉइंट वाला, किसी और टेंजेंट वाला पॉइंट मिला हमें, जिसको हम, जो अभी हमें इस क्वेश्चन में कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।